Good morning, class 10th students. This is Naresh Sharma, your English teacher. Today I am going to take 7th chapter of your textbook, First Flight. Okay, Glimpses of India, Bharat ki Jhalak. Okay, here we are having 3 different stories: a baker from Goa, Kors, and tea from Assam. So first of all, let us take the first part of this chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. ये एक छायाचित्र है परंपरागत गोवा के गाँव का, गोवा के परंपरागत गाँव का एक चित्रण इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो कि गोवा के समाज में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So reminiscing nostalgically means thinking fondly of the past. अतीत के बारे में जो है स्नेहपूर्वक अतीत को याद करते हुए या अतीत के बारे में सोचना, दैट इज़ कॉल्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. ओके, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको अक्सर सुना जाता है कि वो अत्यधिक प्यार से याद करते हैं उन पुराने पुर्तगाल वासियों के अच्छे दिनों को, जो कि पुर्तगाल से आकर गोवा में बस गए थे. द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. तो पुर्तगाल के वो लोग, ठीक है, जिनको कि हमारे बुज़ुर्गों द्वारा आज भी बड़े स्नेहपूर्वक याद किया जाता है, ठीक है, कि वो प्राचीन दिनों में पुर्तगाल वासी और उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध जो है ब्रेड संपूर्ण गोवा में कितने लोकप्रिय थे. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ठीक है, तो पुर्तगाल वासी वो ब्रेड को खाना पसंद करने वाले लोग अब वहाँ से लुप्त हो चुके हैं, यानी कि वो मर चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं ब्रेड बनाने वाले, वो अभी भी वहाँ पर रहते हैं गोवा में. जो बुजुर्ग लोग थे पुरानी पीढ़ी के, उनका देहांत हो चुका है. अब उन्हीं के परिवार के जो लोग हैं वो इस ब्रेड बनाने के काम को आज भी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ठीक है, सो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं ब्रेड को बनाने के लिए उसका जो मिश्रण तैयार किया जाता है, यानी कि मैदा में खमीर उठाया जाता है, उसके बाद उसको जो है मोल्डर्स पीपल हु गिव ब्रेड ए शेप, जो उस मैदा के एक पिंड को ब्रेड का जो आकार देते हैं, वी कॉल देम मोल्डर्स. एंड दोज हु बैक द लोव्स, और निश्चित रूप से वो लोग जो ब्रेड को पकाने का काम करते हैं. दोज as old time tested furnace still exist. Furnace means hearth, you can call it, भट्टी जिसे हम कहें, राइट, जिसमें आग जलाकर ब्रेड के लोग उसको जो है पकाया जाता है. एज ओल्ड मतलब काफ़ी प्राचीन, तो काफ़ी सालों पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी जो भट्टियाँ हैं ब्रेड को पकाने की, उनका अस्तित्व, यानी कि वो भट्टियाँ
आज भी गोवा में मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन भट्टियों की आग को अभी तक नहीं बुझाया गया है, अभी भी उनमें ब्रेड बनाने का काम निश्चित रूप से किया जाता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Okay. Third means a heavy sound. Jingle means a ringing sound. And heralding means announcing. तो ब्रेड के लोज को एक ट्रे में डालने का बाद जो एक भारी चीज़ की जो किसी चीज़ में डालने की जो आवाज़ आती है वो, और बैकर जो थे उनकी परंपरागत बांस के ऊपर लगी हुई घंटियों की आवाज़, राइट, बैकर्स के सुबह के समय आने की एक प्रकार से घोषणा करती है। द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बैकर्स इज स्टिल हर्ड विद देयर ringing sound, which is produced by a thick bamboo on which some bells are attached. Okay, the heavy sound of putting of the bamboo containing bells is still heard there in some parts of Goa. The ringing sound indicates arrival of the baker in the morning. This sound can still be heard in some parts of the Goa. Okay, maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. हो सकता है कि ब्रेड बनाने वाले उस परिवार के पिता का देहांत हो गया हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जनरेशन है, वो आज भी अपने इस पारिवारिक पुश्तैनी ब्रेड बनाने के काम को जारी रखे हुए। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो ये जो बेकर्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आज भी इनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है, राइट। सो यू नो these padders, they are still putting forward or carrying the same traditional family business of making breads. In Goa, they are known as padders. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Okay. So during our childhood in Goa, during narrator's childhood in Goa, the baker used to be narrator's friend, companion and guide. Not only friend, but they also provide narrator a good company. And if narrator wants to visit the different places of tourist interest in Goa, they were supposed to be their guide also. तो लेखक के बचपन के दिनों में ये बेकर्स जो है वो लेखक के मित्र, साथी और गाइड हुआ करते थे. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. Okay. So beggars यानी कि पैडर्स, वो जिस स्थान पर नरेटर रहता था वहाँ कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे. एक बार जब वो रवाना होते थे सुबह अपनी ब्रेड्स को बेचने के लिए, और फिर दोबारा से बाद में
जब वो लौटा करते थे अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके, यानी कि सारी ब्रेड बेचकर जब वो बेकर्स लौटा करते थे, तो इस तरह से 2 बार जहाँ पर नरेटर रहता था उस गली में बेकर्स के सुबह बेचने जाने की, ब्रेड बेचने जाने की आवाज़ और शाम को वापस लौटने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी। When he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. Okay. And we ran to meet him. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Baskin or Bastin, the mad servant of the house. What we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special mac. तो पैडर्स की उबास के ऊपर लगी हुई घंटियों की आवाज़, तो जिंगलिंग हैवी साउंड ऑफ पैडर्स बैम्बू wakes them from sleep, and we ran to meet and greet him. और जो है नरेटर और उसके फ्रेंड्स जो है उस पैडर से मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए दौड़कर जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it the love of the loaf? क्या ये ब्रेड के प्रति उनका प्यार था? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। The loaves were brought by some Baskin or Bastin, the name of the mad servant of the house. तो ये ब्रेड्स को लाया जा सकता था घर की नौकर पैस्किन या बैस्टिन के द्वारा। द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो नौकरानियाँ थी। What we longed for were those bread bangers which we choose carefully sometimes. It was sweet bread of special mac. ठीक है। तो जिस चीज़ की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा नरेटर उसके साथ ही करते थे, वो विशेष रूप से ब्रेड की एक गोल गोल जैसे ब्रेड जैम वगैरह आते हैं उस तरह से बनी हुई चीज़ होती थी, जिनको वो सावधानीपूर्वक चुना करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैन, और कभी कभी एक विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड उनको नरेटर को उसके मित्रों को खाने के लिए पैडर द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। द बैकर मैड हिज म्यूजिकल एंट्री on the scene with the jhang jhang sound of a specially made bamboo staff. ठीक है। तो बैकर की संगीत में प्रविष्टि इस वहाँ उसकी गली में जहाँ पर नरेटर रहता था, वो एक झांग झांग यानी कि एक म्यूज़िकल साउंड विशेष रूप से जो उसका एक भारी सा बांस हुआ करता था उसमें लगी हुई जो घंटियाँ थी उसके घंटियों की आवाज़ के साथ उसका गली में प्रवेश हुआ करता था, जो कि विशेष रूप से बनी हुई जो स्टिक थी उसकी जिसके ऊपर घंटी लगी हुई थी उसकी म्यूजिकल साउंड सुनाई देती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। उस पैडर का एक हाथ तो सर पर रखी हुई टोकरी को सहारा देता था और दूसरा उसका मोटे से बांस को ज़मीन पर पटकता हुआ वो चलता था, जिससे सबको घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगे और सब लोग ये जान जाएं कि वो पैडर आ चुका है।
He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो घर की महिलाओं का सुबह का नमस्कार गुड मॉर्निंग बोलकर स्वागत करता था और फिर वो अपने उस बांस के डंडे के ऊपर जो है टोकरी को रख दिया करता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Rebuke means an expression of disapproval, a scolding. तो हम बच्चों को एक तरफ डांट कर धकेल दिया जाता था उस पैडर के द्वारा, ठीक है, और loaves would be delivered to the servant. और खरीदने आए नौकरों को वो पैडर जो है अपनी बास्केट में से निकालकर ब्रेड के पिंड दे दिया करता था. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं होते थे. वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. पास में बनी हुई डोली के ऊपर या वहाँ पर रखी हुई बेंच के ऊपर बच्चे चढ़ जाया करते थे और उस पैडर की टोकरी के अंदर झांककर हम लोग देखा करते थे. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. किस तरह से आज भी मुझे पता है कि एक विशेष प्रकार की जो महक या खुशबू वो ब्रेड में से आती थी, वो नरेटर को आज भी पता है. Loaves for elders and the bangles for the children. ठीक है, तो बड़े लोगों के लिए तो ब्रेड के जो पूरे लोव्स थे, ब्रेड के पूरे पिंड्स जो थे, और बच्चों के लिए जैम रोल जो बैटर बना के लाता था वो उपलब्ध बच्चों को कराता था. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. तो उस समय लेखक और उसके साथी जो है न तो अपने दांत ब्रश करने की और न ही उनके मुंह ढंग से धोने की आवश्यकता महसूस करते थे. एंड वाई शुड वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग राइट ऑफ द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. और क्यों हम इस प्रकार की चिंता करें. वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, जो कि टूथब्रश के स्थान पर आम की पत्ती को तोड़कर वुड मेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. आम की पत्ती को तोड़कर जो है वो टूथब्रश के रूप में उसका इस्तेमाल करने की जहमत उठाते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और ऐसा करना क्यों बिल्कुल भी आवश्यक है. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. चीता या बाघ जो होता है वो कभी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता. हॉट ही कुड वॉश द क्लीन एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. गरम गरम जो चाय वो दांतों में लगी हुई सारी गंदगी को एक प्रकार से धो डालती है. गरम गरम चाय इतनी अच्छे तरीके से आफ्टर ऑल. ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. शादी के उपहार या शादी के तोहफे व्यर्थहीन माने जाते थे बिना एक विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड बोल को गिफ्ट में नहीं दिया जाए. जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेड इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. इस प्रकार से पार्टी या कोई दावत अपना आकर्षण खो देती थी बिना ब्रेड के. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. पर्याप्त रूप से ऐसा कहना जो है अपने महत्व को दर्शाता है कि एक बेकर की गांव में कितनी ज़्यादा महत्व हुआ करता था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. गांव में घर की जो महिला थी वो एक विशेष प्रकार के सैंडविच तैयार करती थी उसकी बेटी के शादी के अवसर पर. केक्स एंड बॉलिनास स्वीट ब्रेड आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस
as well as other festivals. केक और एक विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड वो क्रिसमस और अन्य त्योहारों के अवसर पर निश्चित रूप से बनाई जाती थी. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो इस प्रकार से एक ब्रेड बनाने वाले की भट्टी जो है वो परम रूप से आवश्यक हुआ करती थी किसी भी गांव के अंदर. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई. तो ब्रेड बेचने वाले और ब्रेड बनाने वाले उन दिनों एक विशेष प्रकार की पोशाक पहना करते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ये एक ही कपड़े की बनी हुई जो है लंबी फ्रॉक नुमा होती थी जो घुटनों अप टू द नीज यानी कि नीज घुटनों तक ये ड्रेस होती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बैकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स. तो हमने हमारे बचपन में देखा उन बैकर्स को शर्ट और ट्राउज़र्स पहने हुए जो कि अपेक्षाकृत छोटी हुआ करती थी पूर्ण लंबाई वाली ट्राउज़र से और निक्कर से थोड़ी अधिक लंबी. ठीक है. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट विच इज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडल. यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति यदि घुटने तक की हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटनों से थोड़ी नीचे पहुँच जाए तो उसको देखकर ये टिप्पणी की जाती है कि उसने पैडल जैसे कपड़े पहने हुए हैं. द बैकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. ये जो बैकर्स थे ब्रेड बेचने वाले वो अपना भुगतान सामान्यतया महीने के अंत में लिया करते थे. मंथली इनकम यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स. मंथली अकाउंट्स पूरे महीने का हिसाब दीवार पर पेंसिल से लकीरें बनाकर किया जाता था. बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. ब्रेड बनाना वास्तव में एक फ़ायदेमंद व्यवसाय था उन प्राचीन दिनों में. द बैकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट. ब्रेड बनाने वाले बैकर्स और उसका परिवार कभी इस धंधे में भूखे नहीं मरता था. His family and his servant always looked happy and prosperous. वह उसका परिवार और उसके नौकर चाकर जो थे ब्रेड बनाने वाले के वो काफ़ी प्रसन्नचित्त और खुशहाल रहते थे. Their plum physique was an open testimony to this. Means प्लीजेंट और फैट बॉडी. तो उनका अट्टा कट्टा मोटा ताज़ा शरीर जो है एक खुला दस्तावेज था कि वो कितने खुशहाल और प्रसन्न रहते हैं. इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बैकर. जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को. तो यहाँ तक कि आज भी यदि कोई व्यक्ति जिसका शारीरिक आकार कटहल के समान हष्टपुष्ट और फैला हुआ सा नज़र आए तो निश्चित रूप से उसकी तुलना एक बेकर से की जा सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग लेसन टेलिंग अस अबाउट बैकर्स फ्रॉम गोवा. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस टाइम and prepare yourself for